हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम्स की तैयारी कितनी हो गई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर के लास्ट वीक में। तो अभी तो कॉलेज में जो है बोर्ड के एग्ज़ाम फिल किए जा रहे हैं। तो फिर जो है आपका फॉर्म फिल हुआ या नहीं? अगर नहीं फिल हुआ हो तो आप कॉलेज में जो है आप जाके वहाँ पे ये आपका जो एग्ज़ाम का फीस है उसको फिल करिए और एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करके निश्चिंत होकर आप तैयारी करिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि एग्ज़ाम को देखते हुए कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करने के लिए हम लोगों ने सीरीज़ चलाया हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आपका जो पेपर 1 है, यानी वर्तमान भारतीय समाज, उसका जो है लगभग 4-5 क्लास है, तो उसकी सीरीज़ करा दी गई है। आप इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपका लगभग 30 नंबर का जो है, पूरा का पूरा आराम से उसमें से आएगा। लेकिन ये है कि अगर आपको ठीक से पढ़ना होगा, ये नहीं कि बस वीडियो देख लिए, तो पढ़ लिया तो आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, फिर आप बुक से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। मैं आपको 100% बोल रही हूँ कि आपका जो है 30 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। यह उन बच्चों के लिए है जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वह 30 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और जो बाकी पहले नोट्स बना के अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो यह क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो पेपर 1 जो है हो चुका है और आपका पेपर 2 भी जो है सीरीज का कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब पेपर 2 मैं आपका स्टार्ट कराई थी, तभी मैंने आपको बताया था कि आपका मैं 1 या 2 क्लास लूंगी जो कार्यक्रम और परियोजना से संबंधित होगा, जिससे आपका लगभग 10 से लेके 15 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे। वो आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, अति लघु भी रहेंगे और लघु उत्तरी भी रहेंगे। यह क्लास में आपको पढ़ाने के बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उसको आपको कराऊंगी। जो बच्चे पेपर 2 का जो मैंने 4-5 क्लास करा दिया है, उसको करने के बाद अगर ये क्लास लेते हैं, तो उन बच्चों को खुद समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो आपका क्लास है वह कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपका लगभग 5 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, मैं कम से कम बता रही हूँ। अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो 5 से भी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। अति लघु में भी आपका 5 से लगभग ज़्यादा ही नंबर आता है और आपका लघु उत्तरी जो 2 नंबर का है, उसमें भी आपका इस कार्यक्रम और परियोजना से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक कि मैंने आपको बताया है और आपको तो अब पता ही हो गया होगा कि आपका जो पेपर 1 है वो 50 नंबर का है, यानी वर्तमान भारतीय समाज। और जो पेपर 2 है वो भी 50 नंबर का है, आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और एक है आपका सामाजिक विज्ञान, वह भी आपका 50 नंबर का है। अगर इन तीनों सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स ला देते हैं या अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, तो आपका परसेंटेज बनने का बहुत चांस रहता है। क्योंकि बाकी तो 25-25 नंबर के हैं, उसमें तो कम चांसेस होते हैं, मतलब उसका तो नंबर ही कम है। लेकिन अगर आप 50 में से इन सब में अधिक अधिक नंबर लाएंगे या ज्यादा नंबर लाएंगे, तो आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बनेंगे। इन तीनों में आपको ज्यादा ले आने की जरूरत है। और एक बात और, अगर आप 50 में से 25 मार्क्स ले आते हैं तो आप पास हैं। 25 से अगर 24 हुआ तो आपका उस सब्जेक्ट पे बैक लग जाएगा। तो अगर आप इस सीरीज से भी पढ़ते हैं, वो बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, इन 20 दिनों में तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो वह आराम से इस सीरीज से वह 30 नंबर ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इन वीडियोस को एक बार देखना है अच्छे से, 2 बार देखना है, 3, लगभग 3 बार आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आप अपना सीरीज उठाइए, उसको फिर आप अपने से सॉल्व करिए। देखिए आपका कंफर्म होता है कि नहीं। यह फंडा आप अपना के देखिए। अगर ये आपको यूजफुल होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मैम, आपने जो बताया था मैंने उसको फॉलो किया और मेरा लगभग इतना तैयार हुआ था। तो आप ये फंडा अपनाइए और फिर इस हिसाब से पढ़ाई करिए। और फिर देखिए कि आपका इन 20 दिनों में कितनी अच्छी तैयारी होती है। मैं 20 दिन बोल रही हूँ, लेकिन लगभग आपका जो है टाइम पर डे 1-2 दिन माइनस होता चला जा रहा है। तो इसलिए अब सीरियस हो जाइए। अगर आज भी आप 8, 9, 10 घंटे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, तो आपका जो है 90%
लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लगभग हर आप एग्ज़ाम का जो भी पेपर होने वाला है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर को, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर को, इसी हिसाब से पढ़ाई करें, तो उनका बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। तो चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तो चलिए अब योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात फिर से देख लीजिए, आपका जो ये है, जो ये क्लास मैं ले रही हूँ, इसका लेने का एक मुख्य उद्देश्य है कि आपको इस वीडियो से या इस चैप्टर से आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स दिलाने का है। जो बच्चा इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेगा, उसके 10 से 15 नंबर अच्छे से आएँगे। और इसका प्रूफ भी है, पहले इसको मैं पढ़ाऊँगी, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन कराऊँगी, तो आप खुद देख लेंगे कि कितनी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। बाकी जो बच्चे पिछली क्लास लिए हुए हैं, उनको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, वो क्लास लेंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने क्या किया कि बहुत सारी परियोजनाएँ चलाई और कार्यक्रम चलाया है। तो देखते हैं कौन-कौन सा है। अभी पहला है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सेकंड है आपका टी-मोस्ट, ठीक है? सेवारत अध्यापकों को विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। तीसरा है आपका एसओपीटी, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्य, ठीक है? चौथा है आपका बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी। आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि बीईपी का फुल फॉर्म, ठीक है? तो क्या है आपका बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम है, हिंदी में उसको बोलते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना, ठीक है? इन सब का फुल फॉर्म भी लिखने के लिए आ जाता है। एक नंबर में आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसका डीपीईपी का फुल फॉर्म है आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है? अगला देखते हैं, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम, ठीक है? अगला देखते हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान। फिर देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। अगला है प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना। अगला है स्कूल चलो अभियान। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अगला है आरंभिक बाल्या विकास शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना, यानी ECCE, ठीक है? और 13वां है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, पोषाहार वितरण योजना, इसको मिड डे मील भी बोलते हैं। और लास्ट है आपका छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। ये आपकी 15 योजनाएं हैं और हर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी मतलब कि परियोजना का फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी उसका यह पूछ लेता है कि वह किस वर्ष स्थापित किया गया, किस शिक्षा नीति के द्वारा किया गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन सब परियोजनाओं से बनते हैं। पहले इसको डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, कम टाइम में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि आपका सारा का सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। आपको पूछ सकता है कि ओ बी लिख के आ सकता है या फिर ओ बी बी लिख के आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है? अब इसको हम लाइन टू लाइन अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय में बच्चों के हास एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया, ठीक है? इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई। ऑपरेशन से तात्पर्य है युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्र पूर्ण करना। ब्लैक बोर्ड विद्यालय में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है। अब देखिएगा, सब इसको समझिएगा। आपका जो पहला क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है कि आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वह किस शिक्षा नीति के द्वारा स्थापित किया गया। तो पहला क्वेश्चन ये है, सॉरी, पहला क्वेश्चन तो मान लीजिए ये बना कि ओबीबी या ओबी का फुल फॉर्म ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा बना है आपका 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है स्थापित किया गया। अब देखिए, इसकी स्थापना करने का क्या मूल्य कारण था कि जो बच्चे आपके शिक्षा से दूर हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश, तो उनको जो है शिक्षा उन बच्चों तक पहुंचाना।
ठीक है। और स्कूल में जो हास्य एवं अवरोध, देखिए हास्य क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो प्राथमिक शिक्षा पूरा किए बिना ही स्कूल को छोड़ देता है, वो आपका हास्य कहलाता है। अब और अवरोध क्या होता है कि जो बच्चे जो है एक ही क्लास में बार बार पढ़ते हैं या फेल होके फिर से पुनः उसी क्लास में पढ़ते हैं, उसको अवरोध करते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए और शैक्षिक वातावरण को और पर्याप्त अच्छा बनाने के लिए और शिक्षा में सुधार लाने के लिए विशेष बल दिया गया। और इसी शिक्षा को सुधार करने के लिए आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चालू किया गया। ठीक है। अब देखते हैं जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है वह क्या है। सबसे पहले प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षा उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। आपका जो है अति लघु में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य है। तो आप कम शब्दों में ज्यादा आंसर लिखेंगे क्योंकि आपके पास 2 घंटे का टाइम रहता है। तो अति लघु में आपको कम से कम 4-5 लाइन लिखेंगे तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और लघु उत्तरी में आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होता है। यह क्वेश्चन आपका अति लघु में पूछा गया है। तो देखते हैं फिर से आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य। तो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य है कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो आपका प्राथमिक स्कूल है उसमें जो है शिक्षा से संबंधित जितनी भी आवश्यक सामग्री है उनको प्राथमिक स्कूलों तक पहुंचाना, यह कार्य आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत किया जाता है। तो की पॉइंट आप याद कर लीजिए कि प्राथमिक प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण और न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, ये 3 की पॉइंट अगर आप याद कर लिए हैं या आपके माइंड में है तो आप आंसर अपने से बना के लिख सकते हैं। आपको आंसर रटने की कोशिश नहीं करना है, अपने शब्दों में लिखेंगे तो वह ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि आंसर से संबंधित आप कीवर्ड या की पॉइंट्स, मतलब जो मुख्य 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 शब्द है उसको याद कर ले या माइंड में सेट कर ले और फिर अपने से आंसर को लिखिए। फिर से देख लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य है। अपने से लिखने की ट्राई करिएगा। जो प्राथमिक स्कूल है वहां पे पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। ठीक है। अब देखते हैं प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मतलब कि आपके जो विद्यालय हैं वहां पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं इसको देखते हैं। पहला है आपका 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो। मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सबसे पहला जो सुविधा प्रदान किया गया है वो है कि 2 बड़े पक्के कमरे होंगे और उसके सामने क्या होगा, आपका बरामदा होगा। सेकेंड वाला देखते हैं, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है जिसमें क्या है कि एक महिला का होना आवश्यक है। ठीक है। और तीसरा है आपका खिलौना, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री। तो यही 3 है आपका पॉइंट। इसको आप अगर अपने माइंड में रख लेते हैं तो इससे संबंधित आपका जितना क्वेश्चन बनेगा आप अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। देखते हैं फिर से कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। फिर से वही चीज रिपीट करेगा, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए हार्श एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त उन्नति बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया है। विद्यालयों के अनाकर्षक वातावरण, अरुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त भवन, पाठ्य सामग्री एवं खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई है।
ठीक है। तो आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो हाथ एवं अवरोध की समस्याएं हो, चाहे विद्यालय के अनाकर्षक वातावरण हो, ठीक है, अरुचिकर पाठ्यक्रम हो, मतलब पाठ्यक्रम ऐसा है कि जो बच्चे हैं उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है, स्कूल की भवनें अच्छी नहीं है, वहां पे पाठ्य सामग्री और खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो इन सभी समस्याओं को देख के उन समस्याओं को सुधार लाने के लिए आपका जो राज्य सरकार है और शिक्षा विभाग है, उसने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई। यही आपका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। एक शॉर्ट में समझिएगा कि 1986 में आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है चलाई गई, और योजना चलाने का मुख्य कारण था स्कूल से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी वहाँ की जरूरतें हैं, इसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के द्वारा उन स्कूलों तक सारी सामग्री, सारी सुविधाएं पहुंचाई गई। अब वो सारी सामग्री क्या है, सुविधा क्या है, वो आप पॉइंट पॉइंट 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, फिर से वही सेम चीज है। इस योजना के उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं, सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। और वो कौन कौन सी सुविधा है देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिसमें एक महिला हो, तीसरा है खिलौना, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, देखिएगा इसमें इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं लिख के आए या महत्व लिख के आए, एक ही चीज होगा। पहला है आपका, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया गया है। ठीक है, इस आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विशेषता है वह है कि पहला क्या है, विद्यालय और कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया गया है। दूसरा है बाल केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। अगला है विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। अगला है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला है प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशेषताएं निर्धारित की गई है। ठीक है, अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, आपको इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन तो पूछेगा कि आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वह किस शिक्षा नीति के द्वारा संचालित की गई। तो आपका शिक्षा नीति जो है 1986, ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा संचालित की गई, लेकिन लागू कब किया गया। ठीक है, आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू किया गया, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है वह लागू कब किया गया। ठीक है, लागू कब किया गया, तो इसका आंसर होगा आपका सन 1987 या 88। ठीक है, याद करने का तरीका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संचालित किया गया आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, और आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू कब हुआ, आपका 1987 में। ठीक है, यहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट है, अब तक का यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आई होप आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। जो बच्चा एक बार पढ़ा हुआ है उसको दिक्कत नहीं होगा, जो बच्चा नया है उसको पढ़ने में थोड़ी सी समस्या होगी, तो एक बार रिवीजन करिएगा, दूसरी बार करिएगा। आई होप आपको खुद बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम दूसरे जो है उस, और सेम वही चीजें हैं कि कौन कौन से सामान सामग्री है, तो ये सब जरूरत नहीं है, इतना लंबा आपको लिखने के लिए टाइम भी नहीं रहता है, मेन मेन लिखेंगे तो आपको आंसर वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये दूसरा है आपका, दूसरा कार्यक्रम या योजना कह सकते हैं, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पी एम ओ
यस टी। इसका जो है आपका फुल फॉर्म पूछा हुआ है एग्जाम में। पी मोस्ट का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा है आपका अति लघु में। और अगर आप इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो देखते हैं पी मोस्ट का जो है फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है। और इसका इंग्लिश में है फुल फॉर्म प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। ये दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है, फिर से देख लीजिए, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। इंग्लिश में है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देखिए यह जो है आपका पी मोस्ट, यह भी 1986 से ही प्रारंभ किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया है। ठीक है। ये आपका 1986 से यह कार्य जो है वह प्रारंभ हुआ था। और इसके लिए जो है मतलब आपका जो पी मोस्ट है वह भी जो है कि स्कूल की जो भी सामग्री है या टीचर से संबंधित जितने भी आपके ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, या इन्हीं के द्वारा जो है कराई जाती थी। अभी हम इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए आपका प्रशिक्षण सामग्री का इसके लिए आपका पी मोस्ट के लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया। पहला आपका प्राथमिक शिक्षकों के लिए और दूसरा है आपका माध्यमिक शिक्षकों के लिए। चलिए देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी पी मोस्ट को पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया है। यानी जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था जो कार्य करता था उसी योजना के अंतर्गत क्या किया गया कि 1990 में, ठीक है, मतलब कि जो कार्य आपका ये ओबी यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करता था उसी कार्य को क्या किया गया कि 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम में यानी 1990 का जो पी मोस्ट कार्य था उसको जो है क्या नाम दिया गया आपका पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है। मतलब कि यह नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि आपका जो पी मोस्ट है वह एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 1986 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2 क्वेश्चन है। पहला पी मोस्ट का फुल फॉर्म और यह एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। इस नियम के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की बात पर जोर जोर दिया गया। मतलब आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा जो सामग्री दी गई उसी का यह जांच करना है या उसी को देखना है कि उन सामग्रियों का समुचित प्रयोग हो रहा है कि नहीं स्कूल में। ठीक है। इस पी मोस्ट को बनाने का अंतर्गत यही सारा उद्देश्य था। तो देखते हैं पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक हेतु अभिन्यास कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अब देखते हैं क्या क्या है। पहला है आपका विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। ठीक है। अगला है आपका विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख लिखा किया गया है। ठीक है। अगला है आपका अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम पदों का उल्लेख है। ठीक है। अगला है आपका प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाली प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई हैं। ठीक है। देखिए
आपका जो पी मोस्ट है इससे सिर्फ यही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि पी मोस्ट है क्या? तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जो आपका ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का जो उद्देश्य था, उन्हीं को प्राथमिक विद्यालय तक वह कितना पहुँचा, वह किस हिसाब से कार्य कर रहा है, इन्हीं का वह जो है जाँच कराना, मतलब जाँच करना है कि उन्होंने स्कूलों ने कितनी उस उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। और एक पी मोस्ट कार्यक्रम का क्या था कि विद्यालय के जितने भी अध्यापक थे, उनका जो है मतलब विस्तृत और सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी आपका पी मोस्ट ही कराता था। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। पी मोस्ट का फुल फॉर्म एक पूछेगा, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका पी मोस्ट है वह किसके अंतर्गत उसकी संचालन की गई, तो एनसीईआरटी नई दिल्ली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, ठीक है। आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो भी 1986 के द्वारा किया गया, पी मोस्ट भी 1986 के द्वारा किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब अगला जो आपका कार्यक्रम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं एसओपीटी, ये भी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका हिंदी में है, तीसरा पढ़ रहे हैं हम, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। एसओपीटी का फुल फॉर्म है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर, यानी आपके जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके लिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को एसओपीटी के नाम से जाना जाता है, यानी भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास है उनके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के जो भी अध्यापक हैं उनके लिए जो विशेष जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उसी योजना को आपका एसओपीटी के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा मेन फिर इसका, इस कार्यक्रम का आरंभ 1993 से किया गया, ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य क्रम का आरंभ वर्ष 1993 से किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में प्रति वर्ष 1.5 लाख या 1.5 लाख कह सकते हैं, तो इतने प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। मतलब ये जो आपका एसओपीटी कार्य है या कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जितने भी देश भर में टीचर्स हैं, प्राथमिक शिक्षक के टीचर, उनको क्या करना है, ट्रेनिंग्स प्रदान करनी है, उनकी ट्रेनिंग्स करानी है, ठीक है। अगला देखते हैं फिर, प्राथमिक शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण को क्रमबद्ध व्यवस्था में एक निश्चित विधि के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया, जिसमें एनसीईआरटी के विशेषज्ञ शिक्षक राज्य शिक्षा एजेंसियों के मुख्य मार्गदर्शक को प्रशिक्षण देने, मुख्य मार्गदर्शक संदर्भ व्यक्तियों को और संदर्भ व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे। मतलब एनसीईआरटी के द्वारा जो शिक्षक होंगे, जो राज्य शिक्षा के मुख्य मार्गदर्शक होंगे, एजेंसी होंगे, ठीक है, और जितने भी शिक्षा से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, मतलब स्कूल्स के जो टीचर हैं, प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर हैं, मुख्य मार्गदर्शक जो है, उन सभी को क्या करेंगे, वह प्रशिक्षित करेंगे, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश, मतलब संपूर्ण देश वर्ष 1993-94 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह 93 में शुरू हुआ और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी क्या हुआ, आयोजित किए गए। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रशिक्षण के लिए एनसीईआरटी नई दिल्ली को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया। मतलब ये जो इस प्रशिक्षण करा रही थी प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स को, इसका दायित्व किसको दिया गया, आपके एनसीईआरटी को दिया गया। आपका जो एनसीईआरटी है उसी को सौंपा गया, ठीक है। एनसीईआरटी का अध्यापक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य संबंधित विभाग जैसे विद्यालय पूर्व एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान
और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मतलब जितने भी एनसीईआरटी के ब्रांचेस थे या उनकी जितनी भी शिक्षा संबंधित उनकी संस्थान थी, उन्हीं को क्या किया गया कि प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य जो है उनको दिया गया। और यह लक्ष्य जो है वो 1993 से यह स्टार्ट भी हो गया, यानी यह कार्यक्रम आपका 1993 से ही प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एसओपीटी का उद्देश्य क्या था। एनसीईआरटी 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना, यानी जो एनसीईआरटी है उसमें क्या था कि 1991 की जो राष्ट्रीय रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत ही अधिगम स्तर जो था वो बहुत कम था, न्यूनतम था, इसीलिए आपका एसओपीटी आपका जो है वह लागू किया गया। यानी जो हमारे देश की शिक्षा दर थी वह बहुत कम थी, इसलिए जो है इतने बड़े मात्रा में पूरे देश में जो है टीचर्स की ट्रेनिंग कराई गई। ठीक है, अगला देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो विद्यालयों की सामग्री दी जा रही है उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सामग्रियों का कैसे विकास करना है, इन सब के लिए भी यह एसओपीटी का ले आने का उद्देश्य था। अगला देखते हैं अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर अगला है कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना। ये आपका एसओपीटी का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका बेसिक शिक्षा परियोजना, बीईपी। पहला क्वेश्चन यहीं से बना हुआ है कि बीईपी का पूर्ण नाम क्या है, तो बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। देखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी है। यह परियोजना प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु संचालित की गई। आपका जो बेसिक एजुकेशन पॉलिसी है वह आपके जो प्रदेश है उसमें जो बेसिक शिक्षा है यानी जो प्राथमिक शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है, उसकी व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए संचालित की गई। इस परियोजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण पर मुख्य रूप से महत्व दिया गया। सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना तथा उनकी गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना था। आपका जो बीईपी है इसका मुख्य लक्ष्य यह था कि विद्यालय में बच्चों का एडमिशन अधिक से अधिक हो और बच्चे जो है स्कूल में रहें, यानी वह बीच में अपनी शिक्षा छोड़कर ना जाए और शिक्षा में और गुणवत्ता उपलब्ध करना, मतलब शिक्षा में और सुधार लाना, यही आपका बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम का मुख्य जो है उद्देश्य था। ठीक है, बेसिक शिक्षा परियोजना प्रथम मतलब आपका जो बेसिक शिक्षा परियोजना है वह सर्वप्रथम 10 जनपद में चलाया गया। कितने जनपद में? 10 जनपद में। ठीक है, 1995 से 1999 तक। और अभी अगर मतलब कि कालांतर में कुल 17 जनपद में यह योजना चलाएगी, फिर बाद में 17 जनपद में यह योजना चलाएगी। पहले देख लेते हैं कि जो आपका 10 जनपद है वो कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम जो चलाया गया था तो इलाहाबाद में चलाया गया था, इटावा में, बांदा में, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल, अलीगढ़, इन सब में क्या था कि आपका जो है सर्वप्रथम आपका बीईपी योजना चलाई गई थी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना का क्या उद्देश्य है। मेन मेन पॉइंट अगर आप लिखेंगे, जैसे पहला उद्देश्य आप यह मतलब कि याद कर लीजिए, एक की पॉइंट है विद्यालय सुलभ कराना। आप इसको लिखिए एग्जाम में, फिर इसके अंतर्गत जो भी है इसको आप अपने से बना के लिखिए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना का जो उद्देश्य है वह सबसे पहला उद्देश्य है विद्यालय सुलभ कराना। ठीक है, तो इस परियोजना के अंतर्गत यानी बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम यानी बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय या वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया। जो आपका बेसिक शिक्षा परियोजना है उसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य था विद्यालय सुलभ कराना, यानी जो है उन क्षेत्रों में जहाँ पे 300 की आबादी पर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी विद्यालय नहीं है, वहां पे प्राथमिक विद्यालय या शिक्षा केंद्र
खोलना इसमें शामिल किया गया। ठीक है। सेकेंड देखिएगा, नामांकन। नामांकन मतलब होता है एडमिशन। ठीक है। वर्ष 2000 तक 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराना। आपका बेसिक शिक्षा परियोजना का सेकेंड जो उद्देश्य था वो था नामांकन, यानी 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, सभी का विद्यालय में नामांकन कराना। तीसरा है आपका उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालय में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। आपका जो उपलब्धि प्राप्त करना मतलब जो जिन बच्चों का एडमिशन स्कूल में हुआ है उनको जो है न्यूनतम अधिगम स्तर तक दक्षताएं विकसित करना। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा मान लीजिए एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया है कि 8 क्लास का बच्चा है, अगर वह 40% नंबर ले आता है तो वह क्या है, अगली कक्षा में यानी 9th में एडमिशन ले सकता है। अगर वह 8 क्लास में है और 40% वह ले आ सकता है या ले आता है तो वह 8वीं कक्षा में पास है। तो यही जो मतलब कि आपका क्राइटेरिया तय किया गया है, इसी को आपको क्या बोल देंगे, न्यूनतम अधिगम स्तर। यानी बच्चा जो है पास करने के लिए या उसका न्यूनतम अधिगम स्तर जो है वह पास कर लेता है तो वही आपका क्या था कि उपलब्धि प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विद्यालय में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, नामांकन हुआ है, वह न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षता, न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, इन्हीं दक्षताओं का विकसित करना। और चौथा है आपका सतत शिक्षा। लगभग 5,000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, यानी वहां पे जो जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है उनको कॉन्टिन्यू शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना की मूलतः दो कार्य है। जितनी भी परियोजनाएं हैं या जितने भी कार्यक्रम हैं उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा से संबंधित या कोई भी शिक्षा से संबंधित जो भी है, उन परियोजनाओं का सिर्फ दो कारण है, यह सभी के लिए कॉमन है। पहला है आपका प्रबंधकीय व्यवस्था और दूसरा है आपका अकादमिक व्यवस्था। ठीक है। प्रबंधकीय में क्या है कि प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद चलाए जाते हैं, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति चलाई जाती है और विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। मतलब प्रबंधकीय व्यवस्था मतलब कि आपका जो कोई भी उत्तर प्रदेश का शिक्षा परियोजना है उसको दो मुख्य कार्य है, पहला तो प्रबंधकीय है और दूसरा आपका अकादमिक है। ठीक, प्रबंधकीय व्यवस्था में क्या आता है कि प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए आपके राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद चलाए जाते हैं, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति है, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति है और ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। और सेकेंड है आपका अकादमिक व्यवस्था। देखते हैं प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी सीमैट, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी एनपीआरसी की स्थापना की गई है। मतलब कि कहने का मतलब है कि शिक्षा से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं उनके दो कार्य है, एक प्रबंधकीय व्यवस्था और एक अकादमिक व्यवस्था। तो वही कहा गया है राज्य स्तर पर, फिर आपका जनपद स्तर पर, फिर विकास खंड स्तर पर, फिर आपका ग्रामीण स्तर पर जो जो आपकी समिति है, जो जो आपके संसाधन केंद्र हैं वो चलाए गए हैं। ठीक है। देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजनाओं के कार्य। ठीक है। देखिए आपका जो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना के कार्य है ना, किसी भी परियोजना का अगर कार्य पूछेगा ये आप सभी में लिख सकते हैं, सभी में कॉमन है। ठीक है। सबसे पहले संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है। इसके अंतर्गत
राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा की जितनी भी परियोजनाएं हैं, उनका सबसे पहला जो कार्य है वह यह है कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। यानी जितने भी जिस क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको जो है स्कूल में क्या कराना है, उनका नामांकन कराना है। ठीक है। दूसरा है आपका शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन, मतलब इसके अंतर्गत क्या है, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन करना तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित करके शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। यानी शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसमें और उन्नति करना। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि आपका सिलेबस और जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसको संशोधित किया जाता है और टीचर्स की ट्रेनिंग करके शिक्षा का जो लेवल है उसको और मॉडिफाइड या उनका और सुधार किया जाता है। ठीक है। तीसरा है आपका बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। चयनित जनपदों में बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असेवित क्षेत्रों में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को संचालित करना मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। ये जो आपका दो है ना, यह कॉमन है। उत्तर प्रदेश शिक्षा की परियोजना के कार्य, यानी किसी भी परियोजना का कार्य पूछेगा तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। और सभी परियोजनाओं के दो मुख्य कार्य हैं, एक आपका है प्रबंधकीय व्यवस्था और दूसरा है आपका अकादमिक व्यवस्था। ठीक है। बढ़ते हैं अगली परियोजना की तरफ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी, जो मैंने आपको सीरीज चलाया है उसमें मैंने बहुत बार डीपीईपी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। मैंने वहां पे आपको बोला था कि मैं जब आपको वो वाला क्लास लूंगी मैराथन में, तो मैं आपको सारी योजनाएं पढ़ाऊंगी, फिर मैं वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो देखते हैं डीपीईपी है क्या। तो सबसे पहले तो डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है वह देख लेते हैं। डीपीईपी का फुल फॉर्म है आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक। इंग्लिश में है ये, हिंदी में बोलते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है। डीपीईपी फिर से देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, हिंदी में है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। देखते हैं क्या है ये। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम का आरंभ वर्ष 1997 में हुआ। ठीक है। ये जो जिला आपका प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम है, ये 3 बार स्टार्ट हुआ था, इसलिए प्रथम सेकेंड थर्ड जैसे चरण बोल दिया गया है कि प्रथम चरण, सेकेंड चरण और थर्ड चरण। ठीक है। तो प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह जो है आपका डीपीईपी कार्य चलाया गया और कब शुरू किया गया, आपका 1997 में। ठीक है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। ये आपका जो डीपीईपी है इसको वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है। या दिया था या तो दिया गया। ठीक है। डीपीईपी कार्यक्रम प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि आपका जो डीपीईपी है वह प्रथम चरण में 7 राज्यों में संचालित किया गया। सर्वप्रथम कितने में किया गया, आपका 7 राज्यों में और टोटल 42 जनपद में। तो आगे देखते हैं पहले क्या क्या था। प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू किया गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 7 राज्यों के 42 जनपद में और प्रथम चरण में चयनित 7 राज्यों, 7 राज्य कौन से देखते हैं। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या है, किस वर्ष आरंभ हुआ, प्रथम चरण में कितने जनपद शामिल किए गए, प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए, उन 7 राज्यों का नाम भी एक बार पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। डीपीईपी के द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश तथा कार्यक्रम में पहले से सम्मिलित 7 राज्यों के 50 से 60 और जनपदों में कार्यक्रम का विस्तार किया गया। बाद में 3 नए राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा उड़ीसा भी कार्यक्रम का विस्तार किया गया। और एक क्वेश्चन तो ये तो मान लीजिए ऐसे समझ लीजिएगा, ये वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान की गई। ये आपका यूपी से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन पूछने का संभावना है। ठीक है।
अब इसका सिर्फ यही मेन है, बाकी इसको नहीं पढ़ना है। ये मेन है कि आपका जो डीपीईपी है इसके द्वितीय में कितने मतलब कि जनपद चयन किए गए, तो आपका 22 जनपद किए गए थे, ठीक है, द्वितीय चरण में 22 जनपद। अगला देखते हैं हम, डीपीईपी के तृतीय चरण में आपका जो डीपीईपी है इसके तृतीय चरण में आपका 32 जनपद है, ठीक है। इसमें से यही मेन क्वेश्चन है इस टॉपिक से कि डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कब संचालित किया गया, कितने चरण थे, एक चरण, दो और तीन, ठीक है। पहले में कितना, 7 राज्य था, ठीक है, और सेकंड में आपका कितने जनपद है देख लेते हैं, 22 जनपद था सेकंड में, 22 जनपद, और तीसरे में है आपका 32 जनपद। क्वेश्चन अभी तक यहाँ से बना है कि इन 7 राज्यों के क्या क्या नाम थे, और ऑब्जेक्टिव में बना है कि सेकेंड में कितने जनपद चयन किए गए और आपका तीसरे चरण में कितने जनपद चयन किए गए। तो याद हो गया कि नहीं, फिर से देख लेते हैं। 7 राज्य थे, प्रथम चरण जो है आपका प्रथम चरण, उसमें 7 राज्य शामिल किए गए, और 7 राज्य कौन कौन से थे आपके, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल, ठीक है। और सेकेंड में आपके 22 आपकी जनपद जो है चयन किए गए, और तीसरे चरण में आपके 32 जनपद चयन किए गए। अब देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि डीपीईपी परियोजना के कार्य क्या है। तो आपका डीपीईपी परियोजना के 3 मुख्य कार्य हैं, कौन कौन से, भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, अगला है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, अगला है विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हास्य अवरोध में कमी लाना, ठीक है। यही आपका परियोजना का कार्य था। अब परियोजना का उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। दूसरा है सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्गों के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन करना, ठीक है। तीसरा है बेस लाइन सर्वे के आधार मानते हुए गणित तथा भाषा की प्राप्ति स्तर पर 25% तक, अन्य विषयों में 40% तक वृद्धि करना, ठीक है। अगला है आपका ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना अथवा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। यही आपका डीपीईपी का मुख्य जो है उद्देश्य था। देखिए ड्रॉप आउट क्या होता है, ऐसे बच्चे जो बीच में किसी कारणवश अपनी मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन बच्चों को आपको ड्रॉप आउट का उनको क्या कहा जाता है, आपका ड्रॉप आउट कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगली योजना की तरफ। देखिए छठा है आपका विद्यालय शिक्षा की तैयारी, इसको बोलते हैं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है, पता ही नहीं होगा, जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा कि हर एक जो भी प्रोग्राम है, जो भी परियोजना है, जो भी कार्यक्रम है, सबसे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ मतलब कि छोड़ ही नहीं सकती कि ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा लंबा होगा। धैर्य के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको लगेगा कि बहुत लंबा वीडियो है, नहीं समझ में आएगा, तो फिर आप अपने से पढ़ने की कोशिश करिएगा। लेकिन मैं आपको सोच रही हूँ कि एक वीडियो में अगर आप पढ़िए तो आप यहाँ से संपूर्ण जो है इन योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में जानकारी लें और वह एग्जाम में आपके लिए यूजफुल हो। चलिए देखते हैं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है क्या। तो अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया, ठीक है। इस कार्यक्रम का आपका जो विद्यालय शिक्षा की तैयारी है या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। इसके लिए प्राथमिक विद्यालय में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ, समझिएगा, उसके बाद आप समझेंगे। आपका जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है, इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह सभी बच्चे जो डायरेक्ट 1 क्लास में एडमिशन लेते हैं, यानी वह जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा नहीं ग्रहण किए, यानी उन्होंने नर्सरी नहीं पढ़ा, यूकेजी नहीं पढ़ा, एलकेजी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट वह 1 क्लास में एडमिशन लेते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए यह स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलाया गया है। क्या होता है इसमें कि आप अगर कोई बच्चा 1 क्लास में एडमिशन ले लेता है तो उसको
जो है पहले, ठीक है, एडमिशन लेने के पहले या एडमिशन ले लेता है तो उसको पहले क्या दिया जाता है, 6 सप्ताह से 8 सप्ताह। आपका 6 से 8 सप्ताह, ठीक है, आपका 6 सप्ताह से 8 सप्ताह, या फिर यह कह सकते हैं 2 महीने तक, ठीक है, 2 महीने तक क्या दिया जाता है, आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, आपका स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, ठीक है। इन शॉर्ट समझिएगा कि 1 क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा नहीं ग्रहण किए हैं, उन्हीं के लिए 6 से 8 सप्ताह या 2 महीने तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इसी को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। अब यहाँ पे वही चीज है, दोबारा समझ लीजिएगा। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को ही विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम भी कहते हैं। तो विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। मैंने अभी जो बताया कि जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं और उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह तक, यानी 6 सप्ताह या 8 सप्ताह या फिर 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव दिया जाता है और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये था आपका स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। तो सिर्फ यही मेन है इसमें, ये समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए। जो बच्चे क्लास 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं और उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कोई भी अनुभव नहीं होता है, उन्हीं के लिए 6 सप्ताह या 2 महीने की समय के लिए उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिए जाते हैं। इसी को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब वही सब है। अब हम आगे देखते हैं, आपका अगला जो है संपूर्ण साक्षरता अभियान, ठीक है, कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन, ठीक है, संपूर्ण साक्षरता अभियान। देखते हैं ये क्या है। इन सब में ये सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। 5 मई सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्र स्तर पर की गई, जिसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक साक्षरता का 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है, ठीक है। आपका जो ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो हुई वो 5 मई 1988 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि 2007 तक साक्षरता का जो मतलब न्यूनतम स्तर है वह 75% तक प्राप्त कर दे, ठीक है। मिशन में वर्ष 1995 में 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मतलब 1995 में जो भी लोग निरक्षर थे, लगभग 8 करोड़ लोग, उनको शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य निर्धारित था। अनंतः 3 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1990 तथा 5 करोड़ निरक्षरों को 1995 तक साक्षर करना सुनिश्चित किया गया था। राज्य स्तर पर उसी के अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया। इसलिए जो है और लोगों को शिक्षित करने के लिए और राज्य की साक्षरता को बढ़ाने के लिए जो है आपका संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया, ठीक है। यहाँ तक मेन है, यही देख लेते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 26 जनवरी 1989 ईस्वी में केरल में सर्वप्रथम साक्षरता अभियान मिशन की घोषणा की गई। देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा सर्वप्रथम कौन सा राज्य है जो सर्वप्रथम पूरा मतलब संपूर्ण आपका जो है साक्षरता प्राप्त कर लिया था, वो आपका केरल राज्य है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 26 जनवरी 1989 में केरल में सर्वप्रथम साक्षरता अभियान मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिली। फलतः वर्ष 1992-93 में संपूर्ण भारत में इस अभियान को विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जाने लगी, ठीक है। ये था आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अब हम बढ़ते हैं अगले
जो है आपका मुख्य है वो है आपका 8वां, देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है यह डकार विश्व सम्मेलन के घोषणा पत्र में शामिल था। ठीक है, तो देखते हैं डकार विश्व सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत में सर्व शिक्षा अभियान के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। आपके डकार जो विश्व सम्मेलन है उनके घोषणा पत्र में आपका भारत में सर्व शिक्षा अभियान के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। वस्तुतः सर्व शिक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर सभी के लिए शिक्षा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक सुनियोजित प्रयास है। ठीक है, अब देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता है सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम। ठीक है, दूसरा है संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति समुचित उत्तर। ठीक है, थर्ड है बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर। अगला है प्रारंभिक विद्यालय के प्रबंधन में पंचायती राज्य संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम तथा नगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों के स्तर पर गठित शिक्षा समितियों, शिक्षा अभिभावक संगठनों, मात्र शिक्षक संगठनों, स्वायत्त जनजातीय परिषदों को प्रभावी ढंग से संबद्ध करने का प्रयास। ठीक है, आगे संपूर्ण देश में सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति। अगला है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच भागीदारी। 8वां है राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा की अपनी संकल्पना विकसित करने का एक अवसर। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका जितने भी शिक्षा से संबंधित अभियान है सभी में सबका की पॉइंट या कीवर्ड सेम है। एक का कीवर्ड आप समझिए, फिर आप एक को दूसरे से कनेक्ट करके आप सभी अभियान में सभी कार्यक्रम में उसका यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी शिक्षा से संबंधित है, सभी के बारे में बच्चों की और लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात किया गया है। तो आप एक बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि सभी में तो सभी मेन मेन चीज जो है वो है कि उसकी स्थापना कब हुई, कब संचालित हुई। बाकी अगर उसका आप उद्देश्य पढ़ेंगे, उसकी विशेषता पढ़ेंगे तो बस सब में यही है कि बच्चों को मतलब शिक्षा दी जाए, विद्यालय जो हैं उनकी अच्छे से व्यवस्थाएं हो, टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए, तो सबका उद्देश्य लगभग सेम ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ जो है कि आपका प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना। यह भी जो है पूछा गया है और इसका फुल फॉर्म पूछा गया है NPEGVEL का फुल फॉर्म। तो हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिकीय शिक्षा योजना। ठीक है, इंग्लिश में है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, देखते हैं यह क्या है। तो इस परियोजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई। इस परियोजना के द्वारा बालिका शिक्षा के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी गई थी तथा इस योजना का लक्ष्य 1 से 8 तक की अपवंचित वर्ग की लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत उन क्षेत्रों में की गई जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं तथा लैंगिक अंतराल अधिक है। देखिएगा जो आपका NPEGVEL है वह जो है सितंबर 2003 में स्टार्ट किया गया और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था ऐसी लड़कियां जो प्रारंभिक शिक्षा से बहुत दूर हैं उन्हीं को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 8 तक की जो कक्षा है 1 से 8 तक की यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी क्लास 1 से लेके 8 तक जो है क्लास तक की शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाती है। और यह योजना उन क्षेत्रों में लागू की गई जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं यानी शिक्षित नहीं है और ऐसे क्षेत्र में किया गया जहाँ लैंगिक अंतराल है यानी जहाँ पे बालकों यानी लड़कों का शिक्षा दर अधिक है और लड़कियों का शिक्षा दर कम है, वहां पे जो है यह योजना शुरू की गई। यह लड़कियों के लिए विशेष था ताकि जो है
शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करें। ठीक है, अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल कम करना या दूर करना। ठीक है, दूसरा है आपका प्रत्येक जनपद के निम्न महिला साक्षरता दर वाले विकास खंड न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को आदर्श संकुल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना। ठीक है, अगला है आपका चयनित आदर्श संकुल विद्यालय में 100% नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करना। ठीक है, अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को विकसित करना। ठीक, अगला है शाला त्यागी बच्चों विशेषकर बालिकाओं को ग्रीष्मकालीन शिविर के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से पुनः जोड़ना। ठीक, अगला है शिक्षा से वंचित बालिकाओं से सेतु शिविर यानी ब्रिज कैंप संचालित कर शिक्षित करना। देखिए, आपका जो NPEGL है, इसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य आप अपने से भी लिख सकते हैं कि ऐसी लड़कियां जो शिक्षा से वंचित हैं, ठीक है, उनको शिक्षित करना। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे यह स्कूल्स नहीं है, लैंगिक बहुत ज्यादा अंतराल है, वहां पे जो है स्कूलों की स्थापना कराना। तो इन सब का यह मुख्य उद्देश्य है। ठीक, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं हम स्कूल चलो अभियान। ठीक है, ये सभी आप लोगों ने सुना होगा स्कूल चलो अभियान। देखते हैं ये क्या है। तो जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए तथा पोस्टर लगाए गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, ये था आपका स्कूल चलो अभियान। इसमें आपका एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मतलब कितने से कितने कक्षा के बच्चों के लिए मतलब ये था, और यह शुरू किया गया था आपका जुलाई 1996 में। ठीक है, बाकी इससे जो संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं मैं वो सॉल्व कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी पढ़ने में विशेष इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसमें सारे के सारे हैं। ठीक है, एक भी आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हर से एक दो नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। देखते हैं, बालिका शिक्षा के अंतर्गत बाहर की बालिकाओं विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। यह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों में स्थापित किए जा रहे हैं। यह पूर्ण रूप से आवासीय है। इसमें बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन तथा आवास, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है। इसमें 11 से 14 वर्ष के वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, देखिए जो आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, यह आपका 2004 में शुरू किया गया था और यह उन बालिकाओं के लिए है जो है पिछड़े वर्ग की है, पिछड़े क्षेत्र की है, जहाँ पे शिक्षा नहीं वह पा रही हैं। तो इस इसको देखते हुए यह जो है योजना चलाई गई। ठीक है, तो यह उन ब्लॉकों में स्थापित किया गया है जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉक हैं। ठीक है, और यह एक आवासीय मतलब विद्यालय है। आवासीय विद्यालय का मतलब है एक हॉस्टल रूप से, कि यहाँ पे जो है उनको फ्री में भोजन, फ्री आवास मतलब रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। उनको फ्री में उनकी चिकित्सा मतलब कोई भी चेकअप जैसे बीमारी है तो उनको फ्री में दवाइयाँ दी जाएंगी, भोजन दिया जाएगा और कपड़े दिए जाएंगे। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दी जाएंगी। और ये जो है आपका 11 से 14 वर्ष वर्ग की बालिकाओं के लिए यह व्यवस्था है, यानी जो 11 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं होंगी उनका एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यह कॉलेज वहीं पे स्थापित है जो शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं वहां पे स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है। और देखते हैं इसका देख लेते हैं एक बार। वार्डन शिक्षा के पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन, वहां पे सिर्फ महिला ही अभ्यर्थी है, यानी महिला लेडीज टीचर, लेडीज वार्डन यही सब रहती है। देखते हैं पूर्णकालिक शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थियों का चयन, विषय आधारित शिक्षक का चयन, तैनाती में नियमानुसार आरक्षण की सुविधा। ठीक है, पाठ्यक्रम मेन पाठ्यक्रम नहीं पूछता है, बस देख लेते हैं ये मेन मेन जो है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 6 में प्रवेश देकर कक्षा 6, 7 एवं 8 की परिषदीय विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती है। देखिएगा, जो आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है यह 6 से
आपके 8 क्लास तक के लिए सिर्फ 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती है, यानी प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितने वर्षों तक दी जाती है, तो 3 वर्षों के लिए। और किन कक्षा से किन कक्षा तक, तो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। ठीक है, और एक यह पूछा गया है कि आपका जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है वह कब संचालित की गई, तो आपका जुलाई 2004 से संचालित की गई है। ठीक है, जुलाई 2004 से। बाकी इसमें और पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जो मेन था मैंने आपको पढ़ाया। अब अगला देखते हैं आपका आरंभिक बाल्याकाल शिक्षा तथा बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना, ECCE, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो देखते हैं, यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। यह राज्य है आपका बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। आपका जो ECCE है, यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। ठीक है, और ECCE को वित्तीय सहायता आपका यूनिसेफ देता है। कौन देता है? यूनिसेफ देता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इस इसकी शुरुआत बाल माध्यम प्रयोगशाला योजना से हुई। छोटे बच्चों के लिए क्रमिक एवं मनोरंजक सामग्री का अभाव अनुभव करने के कारण 1977 में यूनिसेफ के सहयोग से NCERT में CML की स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा योजना प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1983 में संचालित की गई। इस अवधि में परियोजना के अंतर्गत इलाहाबाद के चापल एवं मूरतगंज विकास खंडों के 62 प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र संलग्न किए गए। देखिएगा, जो आपका ECCE है, यह जो है आपके 10 राज्यों में चल रही है, और इसको वित्तीय जो सहायता देता है वो आपका यूनिसेफ देता है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से मेन बने हुए हैं कि आपका ECCE का फुल फॉर्म क्या है, ECCE को वित्तीय सहायता कौन देता है, और यह कितने राज्यों में चल रहा है। यह 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले जो है आपका परियोजना की तरफ। जो मेन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखिए, ये आपका आया है 13th है आपका राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। यह एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी और आपका अति लघु में। जो आपका राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है, यह कब संचालित किया गया, तो आपका या तो नवी पंचवर्षीय योजना लिख के आएगा या वर्ष यह लिख के आएगा। ठीक है, 1997। तो देख लेते हैं, आपका जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है यानी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है, यह नवी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 या 1997 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है, यह एग्जाम में पूछा हुआ है, बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्याओं का पूर्ण रूप से उन्मूलन। बाल श्रम से समझिएगा ऐसे सभी बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है और वह जोखिम पूर्ण काम करते हैं, या वह कोई भी किसी भी प्रकार की मजदूरी करते हैं, तो यह बाल श्रम कहलाता है। ठीक, और यह एक कानूनी अपराध भी है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर कोई भी मजदूरी करा रहा है, या वह कहीं किसी भी दुकान पे वह कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो यह एक जो है आपका क्या है, कानूनी अपराध है। ठीक है, तो यह जो आपका परियोजना है वह नवी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था सन 1997 में, और इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य था कि जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, उनको क्या करना था कि इस समस्या से उनको दूर करना था। ठीक है, तो देखते हैं, प्रथम चरण में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है। पहले क्या किया जाता है कि उनको सर्वेक्षण यानी सर्वे करके चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी कठिन परिस्थितियों से निकालकर शिक्षित करने हेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स कराने के उपरांत शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। देखिएगा,
इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि पहले सर्वे होता है कि कौन से बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है? फिर उनको उन परिस्थितियों से निकालते हैं, फिर उनको शिक्षित करने के लिए एक ब्रिज कोर्स कराया जाता है। ब्रिज कोर्स क्या है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से बहुत दूर हैं किसी भी कारणवश, तो उनको उस कोर्स के द्वारा शिक्षा दी जाती है, ठीक है? पहले देखिएगा प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना 100 जनपद में आच्छादित थे, ठीक है? उसके बाद फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2002-7 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है वो आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रयास किए गए, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही मेन है, बाकी सब इतना जरूरी नहीं है। आगे आते हैं, 14th है आपका पोषाहार वितरण योजना यानी मिड डे मील। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे एग्जाम मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखते हैं, शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु एवं समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन संचालित की गई, यानी यह योजना संचालित की गई। यह एक अत्यंत जन उपयोगी योजना है जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से संचालित है। अब समझिएगा कि मिड डे मील योजना क्या है, इसको क्यों शुरुआत किया गया, या इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है? शिक्षा में, ठीक है, सभी को एक समान ले आने के लिए, या ऐसे बच्चे जो समाज में क्या है बहुत ही दुर्बल है, मतलब कि वह बहुत आर्थिक रूप से मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा जो है कमजोर है, बहुत ही निम्न वर्ग के बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे जिस ऐसे परिवार से मतलब संबंधित हैं जिनके अभिभावक उनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे पा रहे हैं किसी भी मतलब मुश्किलों की वजह से, तो उन सब बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, मिड डे मील योजना जो है योजना की शुरुआत की। अब देखिए, जो बच्चे इतनी सारी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, अगर उनको कहा जाएगा कि आप स्कूल आइए, तो क्या वो स्कूल पढ़ने आएंगे? बिल्कुल नहीं। न उनके पास खाने को भोजन है, वह वैसे ही बहुत ही ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वह स्कूल सिर्फ शिक्षा के लिए तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो उन्हीं बच्चों को मतलब स्कूल तक ले आने के लिए, या उनको क्या है कि स्कूल तक आकर्षित करने के लिए कि वो आएंगे तो शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, इसीलिए आपका मिड डे मील योजना जो है संचालित की गई। बच्चे कम से कम भोजन के लिए तो विद्यालय आएंगे, वह भोजन के लिए विद्यालय आएंगे तो कम से कम क्या होगा, वह भोजन के माध्यम से ही वह शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी उपलब्धता क्यों पड़ी, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार द्वारा विद्यालय में मध्याह्न भोजन 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है। तो आपका जो मिड डे मील योजना है वह आपका इंडिया जो गवर्नमेंट है उन्होंने 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था, ठीक है? जिसके अंतर्गत क्या है, 1 से 5 तक जो प्रदेश के सरकारी या परिषदी या जो यूपी के अदर स्टेट की जितनी भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, वहां पे क्या होता है कि बच्चों को प्रति माह खाने की व्यवस्था की जाती है, या खाने की व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है? विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थित पर प्रतिमाह गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई। वर्तमान में पोषाहार वितरण योजना प्रदेश के 891 विकास खंडों में चल रही है, ठीक है? अब देखते हैं कि इसका जो पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य क्या है। पहला है आपका आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पोषाहार तथा छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को पूरा करना, ठीक है? मतलब कि जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर परिवार के जो बच्चे हैं उनको भोजन देना, छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के जो लक्ष्य है उनको पूरा करना, ठीक है? सेकेंड है बच्चों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। थर्ड है आपका बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, कम से कम बच्चे स्कूल आएंगे, भोजन के लिए वह स्कूल में रुकेंगे, ठीक है? अगला है
आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। इस योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा में रुझान भी पैदा होगा। ठीक है, अगला है आपका बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना। अगला है शिक्षा में हास्य एवं अवरोध की समस्या को कम करना। ठीक है, यह योजना केंद्र तथा राज्य सरकारों के समन्वित सहयोग से चलाई जा रही है। इससे बच्चों के विद्यालय में नामांकन तथा ठहराव में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये था आपका पोषाहार यानी मिड डे मील योजना। तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। एक इसको सिर्फ देख लेते हैं, 2 मिनट का और है। देखिएगा आपका जो 15 है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना यानी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर प्लान्स। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि आपके प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में भारतीय विद्यार्थियों को स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए आपका स्कॉलरशिप जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, यह योजनाएं राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकार के माध्यम से संचालित की जाती है। ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत मतलब कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं अनुसूचित जाति के जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की कोई आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समझिएगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन से ही पूछा जाता है कि छात्रवृत्ति देने का क्या कारण है। ठीक है, तो ये जो था आपका 1 से 8 तक के कक्षा के जो बच्चे हैं उनको आपका स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने 15 योजनाएं पढ़ी हैं और इससे संबंधित जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इसका जो मैं नेक्स्ट क्लास कर लूंगी आपको मैं उसमें दिखाऊंगी कि कितने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 10 से 15 नंबर, 10 से कम नहीं होगा, 10 से ज्यादा हो सकता है। इतने क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। इस वीडियो को एक बार देखिएगा, फिर 2 बार देखिएगा। 2 बार देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होंगी। क्लास कैसी लग रही है, पढ़ाई कैसी हो रही है, कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे टेलीग्राम आईडी से जरूर ऐड होइएगा। तो चलिए फिर मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।